वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को दो लोगों की एक स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना चाहूंगा। पहले है रोनाल्ड रीड, जिनका जन्म एक गांव में होता है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो दिया। और यह फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं थे और इनकी लाइफ तो इतनी सिंपल थी जितनी किसी की भी नहीं हो सकती, क्योंकि रीड ने 25 साल तक मरम्मत का काम किया और 17 साल तक फर्श पर झाड़ू लगाने का काम किया। जब वे 50 साल के हुए तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई और 2014 में 92 साल की एज में उनकी भी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ होती है तो पता चलता है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए वसीयत में $2 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए और वहाँ के हॉस्पिटल्स और लाइब्रेरीज के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर छोड़े हैं। जितने भी लोग रीड को जानते थे वो सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर की रीड के पास इतना पैसा कहां से आया। इसका जो जवाब है वो यह नहीं है कि उन्होंने कोई लॉटरी टिकट खरीदी थी। इसका जवाब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बिल्कुल सिंपल वे में जिया। जितना हो सके उन्होंने पैसे को सेव किया और इसके बाद में उन्होंने अपने पैसे को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और इसके बाद में उन्होंने सालों तक वेट किया और उनका छोटा सा अमाउंट बढ़कर $8 मिलियन हो गया। यह तो थी रोनाल्ड रीड की कहानी। अब मैं आप सभी को रिचर्ड फुसफोन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। रिचर्ड फुसफोन के पास में वो सब कुछ था जो कि रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। रिचर्ड फुसफोन ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि 40 साल की एज में वो रिटायर हो गया। लेकिन इसके बाद में आता है इनकी कहानी में ट्विस्ट। उन्होंने 18,000 स्क्वायर फुट का एक बड़ा घर बनवाने के लिए एक बड़ा लोन ले लिया, जहाँ इनके घर में 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैरेज थे और घर के मेंटेनेंस के लिए मंथली एक्सपेंस जो था वो था $90,000 यानी कि 75 लाख रुपए। और अब आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से सभी की फाइनेंशियल कंडीशन पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था और इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने रिचर्ड फुसफोन को भी मिट्टी में मिला दिया। इतने ज्यादा खर्चे और इतने बड़े लोन की वजह से एक टाइम आ गया जहाँ पर रिचर्ड फुसफोन को दिवालिया घोषित कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति पर सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया। अब देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। एक के पास में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल लाइफ थी, लेकिन मरने के टाइम पर उसके पास थे $8 मिलियन। और वहीं पर दूसरे के पास में सब कुछ था, लेकिन मरते वक्त उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। इसका जो रीजन मुझे लगता है वो यह है कि रोनाल्ड रीड के अंदर पेशेंस था और रिचर्ड फुसफोन एक लालची इंसान था। देखिए इस दुनिया में फाइनेंस पर अब तक 2 सबसे बेस्ट बुक लिखी जा चुकी हैं। पहली है ऑब्वियसली रिच डैड एंड पुअर डैड, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन पर क्लिक कर या फिर एंड स्क्रीन में इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वक्त मुझे वो बुक बेस्ट लगी थी, लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यह बुक किस लेवल की है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका फाइनेंशियल नॉलेज इतने से कुछ इतना हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ कमाल के लेसन इस बुक। लेसन नंबर 1, नो वंस क्रेजी। कोई भी मूर्ख नहीं है। कुछ लोग पैसे के साथ मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, लेकिन वो भी मूर्ख नहीं है। क्या मतलब है इसका, आइए जानते हैं। देखिए दुनिया के अलग अलग टाइम पर लोग अलग अलग देशों में और अलग अलग टाइम पर जन्मे हैं और पैसा कैसे काम करता है इस बारे में भी हर इंसान का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि पैसे को लेकर आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का अंतर हो और जो चीज मुझे बेवकूफ वाली लगे हो सकता है कि वो चीज आपके लिए मायने रख सकती है, और जो चीज आपको बेवकूफ वाली लगे हो सकता है कि वो चीज मेरे लिए मायने रख सकती है। क्योंकि जो इंसान गरीबी में पला बड़ा है वो रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में जिस तरीके से सोचता है, एक अमीर की संतान चाहकर भी ऐसा नहीं सोच सकता। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं पैसे के साथ में आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दुनिया में क्या हुआ उसका शायद 0.00001% मात्र है। मान लीजिए दुनिया में पैसे को लेकर इतना कुछ है तो उसमें से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वो सिर्फ इतना सा है। और हम लोग कुछ किताबें पढ़कर और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर हम तो ये सोच लेते हैं कि हमें तो सारा फाइनेंशियल नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पता होने से भी कुछ नहीं होता जब तक कि आपके साथ में वो चीज ना बीत जाए। अमेरिका में एक लो इनकम फैमिली भी लॉटरी पर $400 खर्च करती है और तो और मुसीबत के वक्त उनके पास $400 तक नहीं होते खुद के लिए। तो हम में से ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि यार कितने बेवकूफ लोग हैं, जब इनके पास में मुसीबत के टाइम पर $400 नहीं होते तो ये $400 लॉटरी पर खर्च कैसे कर सकते हैं। अब ये चीज आपको और मुझे बेवकूफों वाली लग सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये चीज उनके लिए मायने रख सकती हो। ऐसा इसलिए है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एफडी में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग अपने काम में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं, कुछ लोग ट्रैवल और घूमने फिरने में इन्वेस्टमेंट को बेस्ट मानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी मूर्ख नहीं है। हम सबका अपना एक अलग अलग नजरिया होता है इस दुनिया को देखने का। तो इस पॉइंट में आपको 2 चीजें सीखनी चाहिए। पहली ये है फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर और हमारे खुद के नजरिए के बेस पर। दूसरा पॉइंट यह है अगर कोई इंसान सब
सबके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइस देता है तो उससे हमेशा सावधान रहो, क्योंकि जो एडवाइस एक अमीर इंसान के लिए काम करेगी तो जरूरी तो नहीं है कि वो एक गरीब के लिए भी काम करे, और जो गरीब के लिए काम करेगी अमीर के लिए काम नहीं कर सकती। हम मिडिल क्लास इंसान को बोल सकते हैं कि पैसे सेव करो, लेकिन आप ये सेम चीज एक गरीब इंसान को नहीं बोल सकते। अगर कोई इंसान 200 से 300 रुपए दिन के कमाता है तो वो सेव कहाँ से करेगा? अगर वो सेव करने लग जाए तो किसी की भी एडवाइस पर मत जाना, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल डिसीजन। लेसन नंबर 2, नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, जैसा कि इस चैप्टर के नाम से क्लियर हो रहा है, नेवर इनफ यानी कि कितना भी इंसान को मिल जाए एक टाइम बाद वह कम पड़ ही जाता है। आप सोचते हैं कि यार मेरी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ हो जाए, तब आपको कुछ समय तो यह पर्याप्त लगेगा, लेकिन 1 लाख भी कम पड़ जाएंगे। फिर तुम सोचोगे काश 3 से 4 लाख रुपए आ जाते तो मजा ही आ जाता। लाइफ में 3 से 4 लाख रुपए भी आ जाएंगे, इसके बाद भी आपको मजा नहीं आएगा। एक टाइम बाद आपको वो भी कम पड़ ही जाएगा। और इसलिए यहाँ पर एक लाइन कही गई है, जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करता है तब वह खुद को दूसरे से कंपेयर करने लगता है। जब वह अपने आसपास के लोगों को देखता है तो सोचता है कि वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और मैं उससे कम कमा रहा हूँ। वो मेरे रिश्तेदार मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और मैं उनसे कम पैसे कमा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि सामाजिक तुलना की जो छत है ना, वो इतनी ऊंची है कि कोई भी इंसान इसे छू भी नहीं सकता, वो चाहे अंबानी या अडानी ही क्यों ना हो। मतलब कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता ही नहीं जा सकता, या फिर यह कहें इसे जीतने का एक ही तरीका है कि इससे लड़ा ही ना जाए। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार इस सोच के साथ तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे में तो हम जितने हैं उतने में ही रह जाएंगे। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में आपको सोच समझकर कदम उठाना होगा, आगे बढ़ो, लेकिन कहाँ पर रुकना है यह भी आपको जानना होगा, क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टिंग में यह चीज नहीं चलती। कई लोग तब जाकर रुकते हैं जब वो पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाएं, और कई बार लालच में आकर और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग कई सारी चीजें दांव पर लगा देते हैं। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर के आपको कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो चीजें हैं आपकी रिपुटेशन, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, आपकी खुशियाँ, आपकी मेंटल हेल्थ। यह सारी चीजें अमूल्य हैं जिनका कोई मोल नहीं है। अगर आप इन चीजों को रिस्क में डाल करके आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ना किस काम का। और कई लोग ऐसी बचकानी बातें करते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी तो नहीं। पैसा है तो सारी चीजें हमारे पास खींची चली आती है। देखिए ऐसी बात नहीं है। आप बहुत पैसा कमा लो, जब आपकी फैमिली आपसे बिछड़ जाएगी तब आपको रियलाइज होगा कि पैसा कितनी छोटी चीज थी और ये सारी चीजें कितनी बड़ी थी। इसलिए आगे बढ़ो, लेकिन याद रखिए कि आपको कहाँ रुकना है, यह आपको समझना होगा, वरना कई बार अमीर व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण काम। लेसन नंबर 3, विस्मयकारी कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ में से 99% वेल्थ उनकी 50 साल की एज के बाद आई है। उनकी एज की अकॉर्डिंग आप उनकी वेल्थ देखिए। कंपाउंडिंग इतनी खतरनाक चीज है ना कि हमारा जो माइंड है, इसीलिए तो इतनी सिंपल सी चीज सबको पता होती है, लेकिन सभी लोग इसको फॉलो कर ही नहीं पाते। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी बात आती है कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान कैसे बने। इस पर तो 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जो कि आपको यह बताएंगी कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसान इसलिए नहीं बने क्योंकि वो एक अच्छे इन्वेस्टर थे, बल्कि इसलिए बने हैं क्योंकि वो बचपन से ही एक अच्छे इन्वेस्टर थे। उन्होंने अपनी 10 से 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था और 30 साल की उम्र तक उन्होंने कमाए $1 मिलियन और 60 साल की एज तक उन्होंने कमाए $11.9 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए। अब वो चाहते तो सोचते कि यार अब मैं 60 साल का हो चुका हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ और अपने पोता पोती नाता नाती के साथ में खेलते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। अगर वो ऐसा सोचते और वहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते, आज जो उनकी वेल्थ है वो 99.999% कम होती। और देखा जाए तो वॉरेन बफेट को इतने अच्छे इन्वेस्टर भी थोड़ी थे, क्योंकि हर साल 12% के हिसाब से उन्होंने अपनी वेल्थ को ग्रो किया है। लेकिन अगर आप जिम साइमंस को देखें तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 1988 से हर साल 66% के हिसाब से ग्रो किया है, जो कि वॉरेन बफेट के मुकाबले 3 गुना है। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट की जो संपत्ति है वो 75% ज्यादा है जिम साइमंस से। ऐसा
इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है और वो है टाइम का, जहाँ पर एक और वॉरेन बफेट ने 10 से 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू की थी, वहीं पर जिम साइमंस ने 50 साल के होने के बाद इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया। अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट की तरह 10 से 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया होता और इसके बाद में अगर वो हर साल 66% के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते, तो आज की डेट में उनकी जो टोटल वेल्थ है वो कुछ इतनी होती। आप में से अगर कुछ बुद्धिमान लोग हैं तो प्लीज बता दीजिए कि ये कितना है कमेंट सेक्शन में। यह सारी चीजें हमारा जो माइंड है वो सहन नहीं कर सकता कि यार ऐसा कुछ होता है क्या, लेकिन कंपाउंडिंग की यही तो ताकत है कि वो हमारे माइंड को भी चकमा दे जाती है और जिसका माइंड इसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है और समझ लेता है, वो फिर वॉरेन बफेट की तरह ही बहुत अमीर इंसान बन जाता है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए कंपाउंडिंग की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दोनों ही अलग अलग कलाएं होती हैं। एक अच्छे इन्वेस्टर का मतलब सिर्फ अच्छे डिसीजन लेने से नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट यह है कि आप टाइम टू टाइम कोई गड़बड़ ना करते रहो। क्या है इसका मतलब, आइए समझते हैं। ऑथर ने 2 इन्वेस्टर की मदद से समझाया है। पहले हैं जेसी लिवरमोर। इनका जन्म हुआ 1877 में और यह अपने समय के जाने माने ट्रेडर और काफी अच्छे इन्वेस्टर थे। 30 साल की एज में इनकी टोटल वेल्थ थी वो थी $100 मिलियन। और फिर 1929 में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। बात है 1929 के अक्टूबर महीने की, जब महामंदी चल ही रही थी। इसी बीच में एक ही सप्ताह में स्टॉक मार्केट की वैल्यू 1/3 हो गई और 29 अक्टूबर की शाम को कई सारे इन्वेस्टर्स की आत्महत्या करने की खबरें आ रही थी, क्योंकि कई सारे लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठे होते हैं और कई लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया था। अब ऐसे में जेसी लिवरमोर की जो फैमिली थी वह भी बहुत ही ज्यादा चिंता में थी कि इनका क्या हुआ होगा। इनकी माँ कमरे में बंद होकर रो रही थी, उनके बच्चे परेशान थे, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी। और दिन खत्म हुआ, जेसी लिवरमोर शाम को अपने घर पहुंचे। वो एकदम हक्के बक्के थे। उनकी पत्नी ने उनका दरवाजे पर स्वागत किया और सोच ही नहीं पा रहे थे कि आज हुआ क्या। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आज आपका क्या हुआ। फिर जेसी लिवरमोर ने कहा कि आज मैंने मार्केट गिरने पर दांव लगाया था। फिर उनकी पत्नी ने पूछा, इसका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए ना? तो जेसी ने कहा कि नहीं, बल्कि अब हम बहुत अमीर बन चुके हैं और अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने एक ही दिन में $3 मिलियन कमाए, यानी कि 24 अरब रुपए सिर्फ एक दिन में। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे बुरे महीने में वो बन गए विश्व के सबसे बुरे महीने में वो बन गए विश्व के सबसे अमीर इंसान। एक और इनका परिवार जश्न मना रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ कई सारे इन्वेस्टर्स ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन फिर 4 साल बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। 1929 की अपार सफलता के बाद में जेसी लिवरमोर के अंदर आ चुका था जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास और लालच, जिसकी वजह से वह एक के बाद एक बड़े बड़े दांव लगाए जा रहा था। लेकिन फिर समय का पहिया बदला और सैडली उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना सब कुछ गवा दिया और वह कर्जे में डूब गए। वो 2 दिन के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी और उनकी फैमिली पूरी तरह से चिंता में डूबी हुई थी और 2 दिन बाद खबर आती है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि जेसी लिवरमोर अमीर बनने में तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन वो उतने ही खराब थे अमीर बने रहने में। अब जैसे अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, अंदर एक होप होना चाहिए, इसी तरीके से अमीर बने रहने के लिए आपको ठीक इसके अपोजिट चाहिए होता है, डर, पेशेंस, जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, लेकिन लालच इसे छुपा देता है। ऑथर कहते हैं कि आपको जो सक्सेस मिली है इसमें कहीं ना कहीं लक का एक फैक्टर होता है। जैसे कि जेसी लिवरमोर की स्टोरी में भी लक तो कहीं ना कहीं पर था। इसलिए आपको जो सक्सेस मिली है उसे हर बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद हर बार किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती। और आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने एक्सपीरियंस से कमेंट में बताना कि अमीर बनना मुश्किल है या अमीर बने रहना। जैसा कि आप जानते हो जेसी लिवरमोर अमीर बने रहने में थोड़ी सी मात खा गए और लॉन्ग टर्म में यह स्किल ज्यादा मैटर करती है। अब सवाल आता है कि यह स्किल हमारे अंदर कैसे आएगी। आइए जानते हैं। आपको हर कीमत पर पहले तो बर्बाद होने से बचना है, चाहे बहुत ही अमीर हो, नॉर्मल अमीर हो या मिडिल क्लास, किसी भी कंडीशन में हो आपको बर्बाद होने से बचना है। इसके बाद में आती है यह सारी चीजें। और लॉन्ग टर्म में अमीर बने रहने के लिए आपको 3 स्टेप्स पता होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको ज्यादा रिटर्न पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको फोकस करना है फाइनेंशियली अनब्रेकेबल होने पर, क्योंकि अगर आप अनब्रेकेबल
अनब्रेकेबल हो गए तो ना तो कोई इंसान और ना ही कोई परिस्थितियां आपका कुछ बिगाड़ सकेंगी। अगर आप अनब्रेकेबल और अटूट बन पाए तो फिर लॉन्ग टर्म में कई सारी परेशानियां आएंगी, कई सारी मंदियां आएंगी तो भी आपको डगमगा नहीं सकेंगी और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग फिर आपकी हेल्प करेगी और आप बहुत आगे तक जाओगे। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग करना जरूरी है, लेकिन आपने जो प्लान किया है ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट यह है तब के लिए योजना बनाई जाए जब कोई भी योजना काम ना कर रही हो। थर्ड पॉइंट है, आपको अपने आप को एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी होगी जो कि फ्यूचर को लेकर आशावादी भी रहे और फ्यूचर में आने वाली अड़चनों को लेकर आप रेडी भी रहो। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो, इन्हें समझते हो, तो फिर आपके अमीर बने रहने के चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें कई सारे बेहतरीन और कमाल के पॉइंट मिसिंग हैं। इन पॉइंट्स को कवर करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बताया गया है कि अमीर कैसे बनते हैं। अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें, आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।